सुप्रभात बच्चों। आज मैं हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण पढ़ाऊंगा। आप सभी जानते हैं कि ध्वनियों के उच्चारण के लिए जीभ का सबसे प्रमुख काम होता है। जीभ हमारे मुख विवर का सबसे प्रमुख उपांग है, लेकिन केवल जीभ की सहायता के ही हम लोग सभी प्रकार की ध्वनियों का उच्चारण नहीं करते। हमारा मुख विवर अनेक उपांगों से बना हुआ है। इनमें कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ ये सारे अन्य उपांग हैं, लेकिन इनमें सबसे प्रमुख उपांग जीभ है। तो जीभ किसी भी ध्वनि के उच्चारण में सहायक होता है, लेकिन इन उपांगों की सहायता से, अपने अन्य सहायक उपांगों की सहायता से ही यह किसी भी ध्वनि के उच्चारण में सहायक होता है। तो हमने उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों का वर्गीकरण इस प्रकार किया है। जैसे हम लोग फूलमाला में फूलों को सुसज्जित क्रम में सजा कर रखते हैं, उसी तरह से वर्णमाला में भी वर्णों को सुसज्जित क्रम में सजा कर रखा जाता है। तो हमारे मुख विवर में सबसे अंतस्थ उपांग कंठ है, उसके ठीक आगे तालु, उसके ठीक आगे मूर्धा, उसके पश्चात दंत और सबसे अंत में सबसे बाहरी उपांग ओष्ठ है और सबसे प्रमुख उपांग जीभ है। तो जीभ इन उपांगों को या तो स्पर्श करता है या इसकी ओर इशारा करता है किसी भी ध्वनि के उच्चारण में। तो जिन ध्वनियों का उच्चारण कंठ की सहायता से या कंठ के स्थान से होता है, उसे कंठ ध्वनि कहते हैं। कवर्ग की ध्वनि कंठ ध्वनि कहलाती है। क, ख, ग, घ, अंग। आप इन ध्वनियों का उच्चारण करके देख सकते हैं कि इनका उच्चारण कहाँ से होता है। ये सारी स्पर्श ध्वनियाँ हैं। तो मैंने पहले ही बताया कि जीभ या तो स्पर्श करता है या उसकी ओर इशारा करता है। तो यहाँ कंठ की ओर इशारा कर रहा है, यहाँ जीभ कंठ की ओर इशारा कर रहा है, तो इसलिए यह कंठ ध्वनि कहलाती है। तो ये सारे वर्ण कंठ ध्वनि के अंतर्गत आते हैं, जिसे कवर्ग की ध्वनि कहा जाता है। इसके बाद स्थान है तालु का। तो उसके बाद हम लोग वर्णमाला में भी तालु के वर्ण लिखते हैं। तो यह है चवर्ग। चवर्ग में च, छ, ज, झ, य। आप उच्चारण करके भी देख सकते हैं कि जीभ आपके मुख विवर के किस स्थान को स्पर्श करता है, तो खुद ही पता चल जाएगा। तो आपने देखा कि जीभ तालु को स्पर्श कर रहा है। आप करके देख सकते हैं। तो तालु को स्पर्श करने के कारण ये ध्वनियाँ तालु ध्वनि कहलाती है। इसके बाद टवर्ग का स्थान है। तो टवर्ग की ध्वनियाँ मूर्धा ध्वनि कहलाती हैं। ट, ठ, ड, ढ, ण। आप उच्चारण करके स्वयं भी देख सकते हो कि ये इन ध्वनियों का उच्चारण किस स्थान से होता है और जीभ हमारे मुख विवर के किस स्थान को स्पर्श करती है। तो आप इस तरह से आप समझ सकते हैं
वस्तुतः इसी प्रकार तवर्ग का स्थान आता है, तो तवर्ग का स्थान मूर्धा के तत्पश्चात और मुखविवर में आगे की ओर होता है और ओष्ठ के पीछे, और तो यह होता है दांत और मसूरा और दांत का हिस्सा। तो दंत ध्वनियाँ, तवर्ग की ध्वनियाँ दंत ध्वनि कहलाती है और इनमें त, थ, द, ध, न आते हैं। आप उच्चारण करके देख सकते हैं। और सबसे बाहरी उपांग, सबसे बाह्य उपांग ओष्ठ है। यह मुखविवर का बाहरी उपांग है। तो पवर्ग की ध्वनियाँ ओष्ठ ध्वनियाँ कहलाती हैं, जैसे प, फ, ब, भ, म। आपने देखा इन ध्वनियों के उच्चारण में दोनों ओष्ठ के दोनों हिस्से आपस में स्पर्श करते हैं, जुड़ते हैं, तभी इन ध्वनियों का उच्चारण संभव हो पाता है। तो इस तरह से ये सारी ध्वनियाँ क्रम से आए हैं। मुखविवर में जिन ध्वनियों का क्रमशः जैसे स्थान है, वैसे ही इन ध्वनियों को वर्णमाला में भी सजाकर रखा गया है। ये सारी स्पर्श ध्वनियाँ हैं। तो इनमें कुछ ध्वनियाँ अल्प प्राण हैं, तो कुछ ध्वनियाँ महाप्राण हैं। आप देख सकते हैं। इसके पहले मैं मुखविवर का भी चित्र दिखला रहा हूँ। देखिए, यह हमारा मुखविवर है और किस तरह का मुखविवर है, इसे आप अच्छी तरह देखिए और समझिए, और किन ध्वनियों का उच्चारण कहाँ से होता है इसे आप समझ सकते हैं। आप देख रहे हैं जीभ ऊपर की ओर उठा हुआ है। किसी भी ध्वनि के उच्चारण में जीभ का सबसे बड़ा और प्रमुख काम होता है। जीभ के बिना तो किसी भी ध्वनि का उच्चारण संभव नहीं है, क्योंकि जीभ जब अपने अन्य सहायक उपांगों को स्पर्श करता है या उसकी ओर इशारा करता है, तभी प्राण वायु जो ध्वनि जो हवा मुंह में है वह आकार या रूप लेती है और शब्द की ध्वनि, अक्षर की ध्वनि के रूप में बाहर उच्चारित होती है। तो आप देख रहे हैं यह हमारा उपांग है, और जीभ के नीचे के भाग को भी देख रहे हैं। जीभ के ऊपर जो स्पर्श कर रहा है जीभ, उस भाग को भी देख रहे हैं। तो इस तरह से आप इस मुखविवर जो एक बोलने की मशीन की तरह है को आप समझ सकते हैं। अब मैं आप लोगों को अल्पप्राण और महाप्राण ध्वनियों से भी परिचित करवाऊंगा कि अल्पप्राण ध्वनियाँ क्या होती हैं, महाप्राण ध्वनियाँ क्या होती हैं। तो देखिए, प्राणत्व के आधार पर ध्वनियों को, हिंदी ध्वनियों को दो वर्गों में बांटा गया है। पहला अल्प प्राण, जिस ध्वनि के उच्चारण में मुंह से हवा कम निकलती है, अर्थात जिसमें हकार का प्रयोग नहीं होता है और मुंह से हवा कम निकलती है, कम समय लगता है, वे ध्वनियाँ अल्प प्राण कहलाती है। जैसे आप देख सकते हैं, उदाहरण स्वरूप क, ग, च, ज, ट, ड, त, द, प, ब एवं सभी पंचम ध्वनियाँ, अर्थात प्रत्येक वर्ण वर्ग की पंचम ध्वनियाँ, जिसे आप जानते हैं जो नासिका ध्वनि भी कहलाती है, जैसे अंग, य, ण, न और म, ये भी अल्पप्राण ध्वनि
कहलाती हैं। इसके बाद महाप्राण। तो महाप्राण ध्वनि में आप देख सकते हैं कि प्रत्येक के वर्ण वर्ग की पहली ध्वनि को छोड़कर दूसरी और चौथी ध्वनि, पहली और तीसरी ध्वनि को छोड़कर दूसरी और चौथी ध्वनि महाप्राण ध्वनि कहलाती है। जैसे कवर की ध्वनियों में ख और घ दोनों में हकार का उच्चारण होता है। तो जिस ध्वनि के उच्चारण में मुंह से हवा अधिक निकलती है, अधिक समय लगता है और हकार का प्रयोग होता है, वे ध्वनियाँ महाप्राण ध्वनि कहलाती हैं। उदाहरण स्वरूप आप देख सकते हैं, ख कवर की ध्वनियों में ख और घ, चवर की ध्वनियों में छ और झ, उसी तरह से टवर की ध्वनियों में ठ और ढ, तवर की ध्वनियों में थ और ध, उसी तरह से पवर की ध्वनियों में फ और भ। तो आप उच्चारण करके भी देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि इन ध्वनियों के उच्चारण में मुंह से हवा अधिक निकल रही है। तो इस तरह आप समझ सकते हैं, यह अभ्यास की चीज़ है। आप घर पर इन ध्वनियों का उच्चारण करके, अभ्यास करके आप इसे अच्छी तरह समझ सकते हैं। आज बस इतना ही। धन्यवाद।